गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज आपके बीच में जो है मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपके सिलेबस लेक्चरर के सिलेबस का जो है अंतिम टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचि का। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अंतिम जो आपका टॉपिक है वो है इवेल्युएशन एंड मैपिंग, यानी कि मूल्यांकन और मापन। ठीक है, तो इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, और इससे जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से देखना। इसमें जो है हम जो है जितने भी चीज़ें इसके अंदर हैं ये सारे के सारे जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपके जितने भी ये टॉपिक्स से टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, ये इनसे रिलेटेड आपके नोट्स जो हैं वो बना दिए हैं, और साथ के साथ जो है मैंने एमसीक्यू जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और अभी जो मैं और करवाने वाला हूँ उन सभी को जो है वो बना दिया है, एक साथ जोड़ दिया है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी नोट्स या आपका एमसीक्यू के पीडीएफ चाहिए, लगभग 1000 जो क्वेश्चंस हैं उन पीडीएफ के अंदर जो है मैंने डाले हुए हैं, तो आप लोग उनसे आपने प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन इस पे दे दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है शैक्षणिक मूल्यांकन, ये हमारा जो है वो चैप्टर है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आवश्यक जो सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध रूप से माप प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विधियां और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो जो भी हमारे पास सूचनाएं होती हैं उनकी विश्वसनीय और वैध रूप से मापन, यानी कि आपका जो दो टर्म्स इसमें आते हैं वो आते हैं, एक तो आता है आपका वैलिडिटी और दूसरा होता है रिलायबिलिटी। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं मापन और मूल्यांकन के टर्म्स में। इनसे जो है क्वेश्चन आते हैं, तो आप आगे बताएंगे कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मापन या मैपिंग। मापन क्या होता है? व्यवहारपरक शोध में मापन एवं मूल्यांकन जो है उन पदों का उपयोग एक साथ ही होता है, यानी कि नॉर्मली जो है हम दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन ये छात्रों के जो मन है उसमें अधिक संभ्रांति यानी कि उसके कन्फ्यूजन को पैदा करते हैं। अतः आवश्यक है कि इन दोनों में का अर्थ समझकर उनकी विशिष्टता को आंका जाए। ओके, यानी कि इन दोनों के अंदर एक क्लियर डिफरेंस है और उस चीज़ को हमने समझना है और उसकी विशेषता को भी हमने चेक करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मापन जो है उससे तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ आंकिक तत्वों के रूप में व्यक्त किया जाना है। तो यहाँ पर मैपिंग है उससे सीधा सीधा रिलेटेड है कि कोई भी घटना है, कोई इवेंट्स है, कुछ भी है, उसका एक आंकिक तत्व यानी उसका एक आंकिक मूल्यांकन कर देना, आंकिक रूप से उसको जज कर लेना, वही क्या है आपका मापन या मैपिंग है, या उसको उसकी अभिव्यक्ति है। ओके, टाइलर जो है उन्होंने 1963 में एक परिभाषा दी थी। उसके अनुसार जो है मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की जो है प्रक्रिया है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो जो मापन है वो सीधे सीधे क्या है, कोई भी नियम अगर बना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है अंक आवंटित किए जा रहे हैं, तो वो उसकी प्रक्रिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पेपर आता है और उसके अंदर बता दिए गए हैं कि इस पे जो ये प्रत्येक क्वेश्चन ये वाला 5 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का होगा, ये 4 नंबर का होगा, तो ये एक प्रकार के नियम है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग हो रही है, तो वो नंबर दिए जा रहे हैं सीधे सीधे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मापन या मैपिंग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन जो है वो मापन से भिन्न होता है, यानी कि ये कुछ अलग होता है। किसी मानक के आलोक में किसी वस्तु का गुणात्मक जो मापन है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल्यांकन में बेसिक जो डिफरेंस है वो कहाँ आ जाता है कि इसमें जो है वो गुणात्मक मापन यानी कि क्वालिटेटिव जो है वो मापन होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो चेक होती है मूल्यांकन के अंदर। इसमें यह मानक सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसके कई पक्ष होते हैं मूल्यांकन के अंदर या इवैल्यूएशन के अंदर। यानी कि जो इवैल्यूएशन होता है उसके अंदर जो है वो ओवरऑल जो है सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है। समझ गए? उदाहरण के लिए कोई प्रेक्षक किसी टाइपिस्ट की टंकण जो परीक्षा है की गति जो है उसका प्रेक्षण करके कहते हैं कि यह टाइपिस्ट प्रति मिनट 80 जो शब्द हैं उनको टाइप कर लेता है। तो ये जो 80 शब्द इसने टाइप कर लिए, तो ये इसका क्या हो गया, मापन हो गया इसकी टाइपिंग का।
और उसके आधार पर उसे जो है वो ग्रेड ए दे दिया गया है और ग्रेड ए का टाइपिस्ट मान लिया गया है, तो ये क्या हो गया, उसका इवेल्युएशन या मूल्यांकन हो गया। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन की संकल्पना। अब ये जो शैक्षिक मापन या एजुकेशनल मैपिंग, ये क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझते हैं। साधारणतः शैक्षिक जो मापन है उसका तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, यानी कि उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के मापन हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो किए जाते हैं, वो सब शैक्षिक मापन का ही भाग होते हैं। और छात्रों को शैक्षिक मापन के अलावा उनकी जो है बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, अधिगम शैली आदि अनेक चरों का जो है वो मापन किया जाता है। यानी कि जो जितने भी हमारे ये चर हैं, इन सब का जो है वो मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो ये है। तो आप समझ गए, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के मापन होते हैं वो सब शैक्षिक मापन का भाग होते हैं, जिसमें कि अगर हम छात्रों की उनकी मेमोरी चेक कर रहे हैं, उनके पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उसको चेक कर रहे हैं, उनका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपके ये चर हैं, ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और ये मापन के जो हैं एक तरह से चर हैं। ठीक है ना, चर को क्या कहते हैं आपका, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल। ठीक है ना, तो जो चर होते हैं वो उनको कहते हैं वेरिएबल, यानी कि जो वेरी करते हैं, जो अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से वेरी करते हैं, उनको हम चर या वेरिएबल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक गण, कर्मचारी, अभिभावक, प्रशासक गण और समाज का जो प्रबुद्ध नागरिक है आदि जो भी जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उनकी किसी विशेषता या गुण का जो मापन है वो भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही होता है। यानी कि जितने भी लोग जो है स्टेक होल्डर जो है वो एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, उनका अगर किसी भी प्रकार का शैक्षिक उद्देश्य के लिए मापन होता है तो वो शैक्षिक मापन के अंतर्गत आता है। ओके, मापन जो है उसके द्वारा व्यक्तियों का जो है वो बुद्धि का परीक्षण बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के द्वारा के रूप में किया जाता है। और जो छात्र होते हैं उनके द्वारा विभिन्न विषयों में अर्जित जो ज्ञान, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी क्षमता, उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट, दृष्टिकोण यानी कि उनका आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी का आंकिक एवं शाब्दिक वर्णन किया जाता है। तो यानी आंकिक रूप से भी और शाब्दिक रूप से भी इन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आईक्यू और अर्जित ज्ञान और अभिव्यक्ति यानी कि उनका एक्सप्रेशन, उनका इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटी एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी का चीज़ों का इसमें मापन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रॉस ने एक इसमें परिभाषा दी है। उनके अनुसार यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से खत्म कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता जो है वो बालू के ढेर की तरह ढह जाएगी। ओके, तो यानी मापन जो है, मैपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आधुनिक विश्व में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो है डेफिनेशन दी है मोफट जो है वो एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है और यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि लेता है। यानी कि जो औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि का मतलब ये अंकों पर उतना फोकस नहीं करता है जितना कि ये व्यक्ति की जो है वो उसका कितना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ उस पर अधिक रुचि यानी उस पर अधिक इंटरेस्ट इसका होता है। तो ये है इनकी डेफिनेशन। चलिए आगे, मापन के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मैपिंग, इसमें जो है एसएस स्टीवेंस जो हैं उन्होंने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के हैं वो 4 स्तर बताए हैं। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है, एस स्टीवेंस। इन्होंने 4 लेवल ऑफ मैपिंग बताए हैं। पहला है नाम मात्र का स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है आंतरिक स्तर और चौथा है अनुपातिक स्तर। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके कि ये चारों स्तर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाम मात्र के स्तर की। यह है सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है, यानी कि मोटा मोटा जो है इसमें जो है मापन किया जाता है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं अगर कि जो गुण है उनके विभिन्न प्रकारों को कोई नाम दे देना या संकेत से उनको प्रदान कर देना। जैसे अगर हम निवास के आधार पर जो है लोगों को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये शहरी हैं और ये ग्रामीण हैं, जो क्षेत्रवार जो है लोग रहते हैं।
विषय के आधार पर हम कह देते हैं कि ये कला वाले हैं, ये विज्ञान वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, या ये आपके लॉ वाले हैं। तो इन सब जो कैटेगरी के अंदर जो कैटेगराइजेशन करना मोटा मोटा, इसी को क्या कहते हैं, नाम मात्र स्तर ऑफ मैपिंग, मैपिंग का नाम मात्र स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स क्रमित स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रमित स्तर में क्या है, यह नामित स्तर से अधिक जो है वो परिमार्जित यानी शुद्ध होता है, अधिक जो है डीप इसमें जो है वो क्लासिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों तथा वस्तुओं को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर कुछ ऐसे वर्णों में विभक्त कर लिया जाता है जिसमें एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम निर्धारित निहित होता है, यानी कि एक कोई पैटर्न जो है उसके अंदर होता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड करना है तो उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर हम क्या करते हैं कि कोई स्टूडेंट श्रेष्ठ है या एवरेज है या कमज़ोर है, इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका एक क्रमित जो है रूप में उनको डिवाइड कर सकते हैं, और इस प्रकार का जो मापन है वो क्या कहलाएगा, क्रमित मापन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आंतरिक मापन या इंटरनल मैपिंग। आंतरिक स्तर पर क्या होता है, यह नामित तथा क्रमित स्तर इनसे जो है वो अधिक परिमार्जित होता है, यानी सबसे ज़्यादा परिमार्जित स्तर होता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विद्यमान जो गुण हैं उनकी मात्रा यानी क्वांटिटी को ही व्यक्त किया जाता है। जैसे जो छात्र जो हैं उनकी गणित की योग्यता के आधार पर उनको अंक प्रदान करना। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे जो है बात क्वांटिटी की होगी कि कौन कितने ज़्यादा नंबर लाता है और कौन कितने कम नंबर लेके आता है। ओके, तो यह है हमारा आंतरिक स्तर मूल्यांकन का। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ है, इस स्तर के मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य होता है तो होता है, परंतु यह आभासी होता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, यानी जो एब्सोल्यूट जीरो है वो इसमें आभासी होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गणित में शून्य जो है वो अंक को प्राप्त करता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह छात्र गणित में कुछ नहीं जानता है। यानी कि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट जो इस मापन के अंदर एब्सोल्यूट जीरो जो है वो नहीं कह सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सपोज किसी टॉपिक के अंदर उसे नहीं आता है और वो वहाँ पर जीरो नंबर ले आए, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है। उसे बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर सवाल हल करना आता होगा और उसका जो है नॉलेज जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एब्सोल्यूट जीरो जो है इस प्रकार के मापन में एक आभासी स्तर होता है, यानी कि एक आभासी लेवल पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जो लेवल है वो है आनुपातिक स्तर, यानी कि रेशियो लेवल। तो यहाँ पर क्या होता है, इस मापन यह मापन का सबसे जो है वो परिमार्जित स्तर है। यहाँ पर मापन के इस प्रकार के मापन में आंतरिक मापन के जो है वो सभी गुण के साथ साथ परम शून्य और वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। यानी कि जो कुछ कुछ ये उसी तरीके से होता है जिस प्रकार से हमने अभी जो है वो आंतरिक मापन को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पाया जाएगा। ठीक है ना, अब वो कैसे पाया जाएगा, परम स्थिति शून्य की स्थिति वो है जिस पर कि कोई गुण पूर्ण रूप से जो है वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। यानी यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं कि वो गुण पूरी तरीके से जीरो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लंबाई है, हमारा भार है, दूरी है, तो ये क्या हो सकती है, ये शून्य है तो है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको हम मना कर सकते हैं कि ना इसमें ये जीरो नहीं हो सकती। लंबाई जीरो भी हो सकती है ना, या किसी चीज़ का भार वो शून्य हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के जो मापन होते हैं उनको आनुपातिक रूप से मापा जाता है, यानी कि दो चीज़ों का कंपेयर करके मापा जाता है। इस प्रकार प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता की जाती है। ठीक है, लेकिन और इनका जो है वो अंतर क्या होता है, देखिए अगर इसको इस प्रकार के जो मापन होते हैं इसमें हम सीधे सीधे जो है अगर किसी का भार 140 है और किसी का 170 है तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इसका जो बी है उसका जो भार है वो ए का दुगना है। लेकिन जब हम अगर बुद्धि या आईक्यू लेवल की बात करते हैं और अगर किसी का लेवल जो है या किसी का जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है वो 140 है और दूसरे बच्चे का 70 के आसपास है, तो हम ये कतई भी नहीं कह सकते हैं कि उस बच्चे का जो दिमाग है वो उस दूसरे बच्चे से दुगुना है। ठीक है ना, तो यही अंतर होता है एब्सोल्यूट जीरो होने में और आभासी जीरो होने में। ओके, तो यहाँ पर हम आनुपातिक स्तर की बात में कर रहे थे। तो आनुपातिक स्तर में जो है वो तुलनात्मक रूप से जो है इस प्रकार का मापन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अब ये चारों स्तर समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब है मापन और मूल्यांकन की तकनीक। तो इसमें क्या क्या हम टेक्निक यूज करते हैं, छात्रों के व्यवहार, योग्यता, क्षमता आदि गुणों का मापन करने तथा शैक्षिक विकास का आकलन करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन तकनीकों को मुख्यतः 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ओके,
तो कौन कौन सी 5 तकनीकें जिसके आधार से हम आपका मूल्यांकन करते हैं या आपका मापन करते हैं। तो उसके लिए हम पहली जो तकनीक है वो है अवलोकन तकनीक यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, अवलोकन जो तकनीक है उससे आशय है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसके मापन की प्रविधि अवलोकनकर्ता अवलोकन चार्ट, चेकलिस्ट, मापनी परीक्षण, एनेक्डोटल परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो इसमें सीधे सीधे जो है वो इस प्रकार के जो उपकरण, जैसे कोई चेकलिस्ट बना दी, कोई एक ऐसा चार्ट बना दिया जो अवलोकन चार्ट जिसको कहते हैं, या मापनी परीक्षण जो होता है उसके द्वारा एनेक्डोटल परीक्षण। एनेक्डोट क्या होता है अभी बताऊंगा। तो जो एनेक्डोटल परीक्षण होता है इसके बारे में जो है हम अलग से सेपरेट अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये जो इतने भी सारी चीज़ें होती हैं इसमें सीधे सीधे क्या किया जाता है, इनके माध्यम से किसी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको रखना है याद, अवलोकन तकनीकी। नेक्स्ट है हमारे पास स्व आख्या तकनीकी यानी कि सेल्फ असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, इस तकनीकी में जिस व्यक्ति का जो है वो मापन किया जा रहा है उसी से उसके व्यवहार के जो है वो संबंध में जो है वो जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसके आधार पर उसके जो गुण हैं उनको व्यक्त किया जाता है। यानी कि उसी पर्सन से डायरेक्ट जो है उसके व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर यह है कि इसमें जो है इस तकनीकी में इस बात का मापन नहीं होता है कि व्यक्ति में क्या गुण है, परंतु इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति किन गुणों को अपने ऊपर होने का दावा पेश करता है। क्योंकि जब किसी भी इंसान से उसके बारे में स्वयं पूछा जाएगा तो वो जाहिर सी बात है उन सभी वस्तुओं या उन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेगा जो कि समाज के द्वारा स्वीकार्य हैं। जो उसके अंदर जो है बुरी आदतें होंगी, बुरी चीज़ें होंगी, वो उनको छिपा लेगा। तो एक जो है इस प्रकार की तकनीकी के द्वारा जो है परखा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो वो दावा करता है उस प्रकार के गुण मौजूद हैं या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू टेक्निक, तो इंटरव्यू के अंदर क्या किया जाता है, इसी प्रकार के जो है वो टेस्ट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्व आख्या तकनीक कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स परीक्षण तकनीक या आपका टेस्ट टेक्निक। इसमें क्या होता है, इस तकनीकी से मापन करता व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियां या उन समस्याओं को रख देते हैं तथा उस पर व्यक्ति के द्वारा दी गई जो प्रतिक्रिया है या जो यहाँ पे ती ऊपर हो गया, प्रतिक्रिया जो है उसके आधार पर उसके जो गुणों हैं उसकी उनकी माप की जाती है। यानी कि किसी भी समस्या के प्रति जो कोई इंसान है वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है उससे जो है उसके गुणों की माप को कर लिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें IQ टेस्ट होती है, निदानात्मक परीक्षण यानी कि जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मूल्य परीक्षण होता है। इस प्रकार की जो टेक्निक्स के उदाहरण हैं, तो ये इस प्रकार के जितने भी परीक्षण है ये आपका परीक्षण तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास समाज मिति तकनीक। ठीक है, तो समाज मिति के अंदर क्या होता है, यह तकनीक जो है वो सामाजिक जो संबंध समायोजन व अंतः जो क्रिया है उसके मापन में काम आती है। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, समाज के एडजस्टमेंट के और समाज के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें ये तकनीक काम आती है। इस तकनीक में व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार का जो संबंध है वो रखता है तथा अन्य व्यक्ति उससे किस प्रकार का संबंध रखते हैं इसका मापन किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो लोगों के साथ व्यवहार, इंटरेक्शन, उनके साथ पूछताछ, इन सभी तकनीकों की मदद से व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का पता किया जाता है। तो यह है हमारा समाज मिति तकनीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास प्रक्षेपीय तकनीक या प्रोजेक्शन मेथड। इस तकनीक में क्या होता है चलिए हम देखते हैं। इस तकनीकी में जो है मापन करता है व्यक्ति के सम्मुख किसी असंरचित उद्दीपन यानी स्टिमुलस को प्रस्तुत करता है जिस पर जो है वो व्यक्ति अपना रिस्पॉन्स देता है। और इस तकनीकी की जो मान्यता है कि व्यक्ति अपनी पसंद, नापसंद, दृष्टिकोण यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, आवश्यकता यानी नीड्स आदि को अपनी प्रतिक्रिया में आरोपित करता है और जिसका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब है जब व्यक्ति को कोई इस प्रकार का स्टिमुलस प्रदान किया जाएगा कि भाई तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या करोगे, तो उसके बाद जो है वो व्यक्ति उसमें अपना क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। कैसे, उसमें अपनी पसंद बताएगा, अपनी नापसंद, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शेयर करेगा, अपनी आवश्यकताएं शेयर करेगा। इन सब चीज़ों से जो है क्या होगा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का असेसमेंट कर लिया जाएगा, उसका मापन कर लिया जाएगा। तो जैसे कि इस प्रकार से जो परीक्षण है कौन कौन से इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जो हमने पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया है, वो टेट परीक्षण, उसके अलावा जो है शब्द परीक्षण, पूर्ति परीक्षण
ये सारे जितने भी परीक्षण हैं ये सब इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर व्यक्ति को कंडीशनल जो है स्टिमुलस दिया जाता है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स उसके ऊपर चेक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मापन और मूल्यांकन के उपकरण यानी कौन कौन से इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो पहला जो टूल है वो है अवलोकन, जो कि अब हमने उसके ऊपर बात कर ली, ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो टूल है वो है परीक्षण यानी टेस्ट, यानी जो टेस्ट के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। फिर आता है हमारे पास अनुसूची यानी कि किसी प्रकार की अनुसूची या सूची बनाकर उसके ऊपर जो चेकलिस्ट है उसके ऊपर प्रयोग करके जो उसके ऊपर मतलब व्यक्ति का ओपिनियन लेकर चेक किया जा सकता है। फिर है प्रश्नावली। प्रश्नावली में किसी भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो हैं वो दिए जा सकते हैं, जिसमें यस एंड नो वाले जो क्वेश्चन है उस प्रकार के भी हो सकते हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वो भी हो सकते हैं। फिर है हमारे पास समाज मिति विधि जो हमने अभी अभी डिस्कस की। और फिर है हमारे पास संचयी अभिलेख। सो संचयी अभिलेख विधि यानी कि जिसको मैंने आपको एक दिन बताया था पोर्टफोलियो मेथड, इसमें जो है बच्चे से संबंधित उसके सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं और उनका संचय कर लिया जाता है, उसका पास्ट हिस्ट्री, उसका अचीवमेंट्स लेवल और उसके घर की जानकारी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, जिससे उस बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है एनेक्डोटल अभिलेख। अब एनेक्डोटल क्या होता है इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो जो छात्र होते हैं उनके शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो और सार्थक जो घटनाएं होती हैं उनका वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है ना। तो यानी कि इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे के जो जीवन में जो घटनाएं होती हैं, कोई भी इवेंट्स होता है, उसको जो है उस पर जो है वो टीचर के द्वारा इसमें टिप्पणी की जाती है, उसको प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम एनेक्डोट कहते हैं। जिसमें ये घटनाएं अनौपचारिक व औपचारिक ढंग से हो सकती हैं, यानी किसी भी प्रकार से होती हैं, फॉर्मली या इनफॉर्मली हो सकते हैं। फॉर्मली यानी अगर कि स्कूल के अंदर हो फॉर्मली कोई प्रोग्राम फंक्शन, इस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, और औपचारिक अनौपचारिक यानी उसके द्वारा इंडिविजुअली कोई टास्क हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक जो है वो इन घटनाओं का वर्णन घटना के घटित होने के तुरंत बाद शीघ्र लिख देना चाहिए। तो अध्यापक उस पर अपने जो है वो तुरंत क्या करेगा, टिप्पणी करेगा, और घटना के जो आधार पर अध्यापक जो है छात्र के संबंध में अपनी व्याख्या तथा सुझाव भी अलग से एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में टीचर उस पर अपना किस प्रकार से सजेशन उसके अंदर लिखना है, बच्चे उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सजेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है एनेक्डोटल अभिलेख। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स मापन और मूल्यांकन परीक्षण, यानी कि आपका टेस्ट, यानी कि मापन यानी मैपिंग और मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, इनके लिए क्या क्या परीक्षण होते हैं। तो परीक्षणों की सहायता से जो है वो छात्रों की विभिन्न जो योग्यताएं होती हैं और गुण, उनका मापन किया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। तो जो परीक्षण है हमारे पास वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न होते हैं वो तीन प्रकार से मुख्य तरह पूछे जाते हैं। पहला होता है मौखिक यानी ओरल, दूसरा होता है लिखित यानी रिटर्न, और तीसरा होता है प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल। अब देखते हैं कि तीनों चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपका लिखित यानी कि रिटर्न होता है प्रश्न, उसके अंदर दो प्रकार के अनेक प्रश्न होते हैं। एक तो होता है निबंधात्मक यानी ऐसे, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, अब यहाँ पर जो है अगेन जो है निबंधात्मक जो उन प्रश्न जो है उनको दो भागों में लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर के अंदर डिवाइड किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ जो है उसमें भी जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है पहला तो होता है चयन वाले, जिसमें हमें चार ऑप्शन में से चूज करने होते हैं, और दूसरे होते हैं आपूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अगेन जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन वाले हैं चयन वाले, उसको चार प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो सत्य असत्य वाले, दूसरे होते हैं बहुविकल्पीय यानी कि मल्टी आपके चॉइस वाले, फिर है मिलान वाले यानी मैच द फॉलोइंग, एंड फिर आता है वर्गीकरण यानी कि आपका डिवाइड करने वाले। और आपूर्ति जो होती है उसके अंदर दो प्रकार फिर से होते हैं, प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से जो है वो टेस्ट के अंदर जो है क्वेश्चनों का टाइप्स डिवाइडेशन होता है। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे बात करेंगे आत्मनिष्ठ परीक्षण की। इसे निबंधात्मक जो परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो यह प्रणाली प्राचीन काल से अस्तित्व में है। आत्मनिष्ठ परीक्षण के
क्योंकि इसको जो ये निबंधात्मक प्रणाली है ये प्राचीन समय से ही इसके जो है वो देखे गए हैं, इसके रिकॉर्ड देखे गए हैं। 200 ईसा पूर्व जो है चीन में निबंधात्मक जो प्रणाली है उसका जो है अस्तित्व में थी, और इस कारण से यह परंपरागत जो परीक्षण प्रणाली कहलाती है या पद्धति कहलाती है। तो जो ये प्रणाली होती है आत्मनिष्ठ, इसमें जो है वो निबंध के माध्यम से बच्चे का असेसमेंट होता है, और ये एक परंपरागत प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किसी निबंध के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर जब इंसान अपना निबंध लिखता है, अपना ऐसे लिखता है, तो वहाँ पर उसके दृष्टिकोण या उसके अंदर की विभिन्न प्रकार की जो है टैलेंट या उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्वालिटी है उनका असेसमेंट उससे किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण कहते हैं, और ये आज से नहीं बल्कि सालों से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, इस परीक्षण की पद्धति जो है उसका प्रचलन लेटेस्ट यानी 20वीं सदी से ही प्रारंभ हुआ, और इसे नव परीक्षा का प्रकार कहा जाता है, यानी कि ये थोड़ा नया प्रकार है। इसमें तकनीकी रूप से परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय व वैध होते हैं। क्योंकि परीक्षण वैध और विश्वसनीय होने का कारण ये है कि जब वस्तुनिष्ठ तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने की वो नहीं, उसमें कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि अगर 4 ऐसा ऑप्शन है उसका जो है उत्तर हमेशा एक ही सही होगा, और कोई भी अगर उसको XYZ कोई भी टीचर उसको जांचता है तो उसके जो है रिजल्ट में ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि जो सही है तो वो सही है और गलत है तो गलत है। तो लेकिन जब यहाँ पर निबंधात्मक जो परीक्षण होता है उसमें उसकी बात होती है, तो वहाँ पर जो है उसकी जो विश्वसनीयता होती है और वैधता होती है उसके बारे में कुछ जो है वो सवालिया निशान उठते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मापन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्या उसके कंडीशन होते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। तो कोई भी जो मापन है वो फ्रेंड्स होना चाहिए सबसे पहले वैध, यानी कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, ये टर्म्स जो है वो कई बार जो है एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीटेट वगैरह में भी पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, यदि कोई परीक्षण जो है वो मापन के उद्देश्यों को पूरा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैध कहते हैं। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए वो मापन या वो मैपिंग बनाई गई है, जिस उद्देश्य के लिए वो टेस्ट बनाया गया है, अगर वो उस उद्देश्य को पूरी तरीके से पूर्ण करता है तब जो है हम उसको कहेंगे कि ये टेस्ट क्या है, एक वैलिड या वैलिडिटी इसकी है। दूसरा हमारे पास होता है संतुलन यानी बैलेंस। इसमें परीक्षा में जो शामिल किए गए जितने भी प्रश्न हैं वो संपूर्ण पाठ्यपुस्तक से सही तरीके से वितरित होने चाहिए, यानी कि वो ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए हैं और कहीं से बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं, तभी उसको क्या माना जाएगा कि परीक्षण क्या है, एक बैलेंस परीक्षण है। फिर है हमारे पास विश्वसनीयता। ये टर्म भी जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि समान परिस्थितियों में जो है वो परीक्षण लगभग समान परिणाम देता है तो उस परीक्षण को हम विश्वसनीय कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर जो है हम कोई टेस्ट जो है अभी करवाते हैं और उसको फिर हम कहीं और करवाते हैं, जैसे समान परिस्थितियों, मतलब जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 ही घंटे का होगा, परिस्थितियाँ एक समान होगी। तो उस स्थिति में अगर टीचर जो है यहाँ पर उसको चेक कर रहे हैं और किसी दूसरी जगह के टीचर उसको चेक कर रहे हैं, तो दोनों के परिणामों में ज़्यादा अंतर उसमें नहीं आना चाहिए इवैल्यूएशन करने के अंदर। तो तब माना जाएगा कि वो जो है वो टेस्ट क्या है, विश्वसनीय है, रिलायबल है। अगर उसके अंदर कहीं पर कोई टीचर उसको उसमें 2 नंबर दे रहा है तो कोई 20 नंबर दे देता है, तो इसका मतलब उसकी जो है विश्वसनीयता में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये हमारी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसमें नेक्स्ट सक्षमता। यदि परीक्षण को तैयार करने, प्रशासित करने तथा मूल्यांकन करने में कम समय लगता है तो यह एक सक्षम परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार का कोई जो है वो परीक्षण करते हैं जिसमें जो कि एक तो सस्ता है, करने में भी उसमें कम टाइम लग रहा और वो अफोर्डेबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सक्षम टेस्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, यदि परीक्षण में शामिल जो प्रश्न है उनका एक निश्चित उत्तर है तो परीक्षण में का जो अंकन है वो सरल एवं त्रुटि रहित होने के साथ साथ जो परीक्षक है उसकी विषय निष्ठता से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार जो है परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो है अगर प्रश्न आता है तो उसका एक निश्चित जो है उसका एक पैटर्न होना चाहिए कि इस पैटर्न का जो है इसका आंसर होगा,
तब उसी के आधार पर उसमें नंबर दिए जाने चाहिए। चाहे वो अगर लॉन्ग आंसर भी है 10 नंबर का, उसके अंदर भी कुछ इस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए आंसर का कि इसके अंदर अगर भाई ये पॉइंट जो है इंक्लूड कर लिए जाएँ तो इन पॉइंट के आधार पर ये नंबर दिए जाए, तो तब उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी, एक वस्तुनिष्ठता होगी। अगर उसमें वस्तुनिष्ठता होगी तो फिर वो क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर है वो उसकी निष्ठता से मुक्त हो जाएगा, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो अगर बहुत ख़राब है तो भाई बहुत ख़राब नंबर दे देगा, या बहुत सही है तो बहुत सही नंबर दे देगा। जो एग्जामिनर है उसको नंबर देना ही पड़ेगा अगर आपने निर्धारित फॉर्मेट के अंदर आंसर दिया है। तो इसी को कहते हैं हम वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी जो उसको कहते हैं। वो किसी भी प्रश्न, जब हम कोई एग्ज़ाम, जब भी आप टीचर बनेंगे और कोई भी आप पेपर सेट करेंगे तो उसके अंदर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि उसका जो आंसर है उसका एक निश्चित पैटर्न हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास वस्तुनिष्ठता। आगे चलते हैं। आगे जो है उसमें है गतिशीलता, यानी कि उसमें मूवेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, परीक्षण जो है उसमें सम्मिलित जो प्रश्न है उनकी संख्या इतनी हो कि छात्र तय समय पर छात्रों को प्रश्नों को हल करने के लिए कर लेते हैं और तभी परीक्षण उचित माना जाएगा। यानी कि टेस्ट जो है वो टाइम पर भी कंप्लीट होना चाहिए। इस नहीं ऐसा ना हो कि हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए कि जो टाइम से लिमिट से बाहर हैं और किसी भी कीमत पर जो है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं पूरे किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो है वो गतिशीलता नहीं मानी जाएगी। फिर हमारे पास है न्याय मुक्त या न्याययुक्त। न्याययुक्त क्या होता है, यहाँ पर जो परीक्षण है उसमें सभी प्रकार के जो छात्रों को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के समान और उपयुक्त जो अवसर हैं वो प्रदान होने चाहिए, तभी परीक्षण जो है वो न्याय मुक्त माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है भाई एक तो है कि टीचर जो है इस प्रकार का टेस्ट बनाए जो कि कम से कम सारे प्रकार के क्वेश्चन उसमें हों, ताकि हर प्रकार का बच्चा जो है उसको करने के कुछ ना कुछ काबिल हो। ठीक है ना, तो उसी को हम न्याय मुक्त या आपका जस्टिसेबल कहेंगे। फिर है हमारे पास निष्पादन परीक्षण या आपका आउटकम टेस्ट। इसमें क्या होता है, निष्पादन जो परीक्षण है उसके लिए निम्नलिखित जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ निष्पादन परीक्षण होते हैं, उसमें कुछ विधियाँ होती हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको सोचा कि इसको भी बता देता हूँ। इसमें पहली विधि है वो है पिंटनर पेंटरसन क्रियात्मक मानदंड। अब ये क्या होता है, इस परीक्षण का जो है वो डेवलपमेंट 1917 के अंदर किया गया था और इसमें 15 प्रकार के जो है स्केल होते हैं, जिसमें जो 7 प्रकार जो मेनली क्या होता है, जो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे या दूसरे देशों के नागरिक होते हैं जो हमारी भाषा को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये टेस्ट होता है, जिसमें कि 7 फलक जो है फॉर्म बोर्ड होते हैं, फिर परीक्षण चित्रपूर्ति यानी पिक्चर कंप्लीशन, फिर स्मृति विस्तार यानी मेमोरी स्पैन, फिर चित्र पहेलियाँ पिक्चर पजल्स, और अनुकरण यानी कि लिमिटेशन। ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसके अंदर होती हैं जिनको किया जाता है और उसके आधार पर टेस्ट लिया जाता है। तो इस टेस्ट का नाम याद रखना अपना, पिंटनर पैटरसन क्रियात्मक मानदंड। फिर है हमारे पास सेकंड है वो मेरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। यह जब बालक हैं उनके लिए बना हुआ एक प्रसिद्ध परीक्षण है। इसमें सेंगुन के आकार के जो फलक होते हैं उनके अलावा ब्लॉक बिल्डिंग जो है टेस्ट भी शामिल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। तो जो पोर्टियस हैं उन्होंने अपने परीक्षण में 3 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी उम्र के जो बालक हैं उनके लिए जो है भूल भुलैया जो है परीक्षण को निर्मित किया था, जिसमें उन्होंने उम्र के अनुसार भूल भुलैया कठिन होती जाती है, जिसमें मतलब जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जाएगी वो जो भूल भुलैया होती है वो कठिन होती जाती है। और ये जो है कागज़ और पेंसिल से इस प्रकार के भूल भुलैया परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रकार का जो परीक्षण है पोर्टियस ने इसका निर्माण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ फैक्ट्स इसमें देख लेते हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं, जो अल्फ़ा और बीटा जो है वो टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, उसकी रचना प्रथम जो विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है फ्रेंड्स उसके दौरान जो है वो सैनिकों को फटाफट जो है वो फौज में किस प्रकार से भर्ती किया जाए, किस आधार पर उनका चयन किया जाए, उसी के लिए जो है वो अल्फ़ा और बीटा जो है वो टेस्ट जो है वो निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर जो मानसिक परीक्षण यानी कि जो मेंटल टेस्ट होते हैं उसके सबसे पहले जो है प्रयोग 1890 के अंदर जो कैटल हैं उन्होंने किया था। ओके, आगे चलते हैं। वर्ष 1950 में जो विनय साइमन है, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने मिलकर जो आधुनिक हमारा जो मॉडर्न जो है टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट उसका परीक्षण तैयार किया था। ठीक है, तो ये विनय साइमन जो है इसके नाम जो है आपको याद रखना है, 1905 में इन्होंने पहली बार टेस्ट बनाया था। चलिए आगे, भारत में जो है वो विनय जो परीक्षण है उसकी रचना श्री HC जो राइस हैं उन्होंने की थी
और 1922 में इन्होंने ये रचना की, कहाँ पर थी, FG कॉलेज लाहौर के अंदर जो है वो प्रोफेसर थे, उन्होंने इस प्रकार के टेस्ट की रचना की थी भारत के अंदर, HG राइस ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर प्रदेश की जो मनोवैज्ञानिक शाला है उसके पूर्ण संचालक डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया हैं, उन्होंने क्रियात्मक परीक्षण हेतु परीक्षण बैटरी जो है उसका निर्माण किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये विनय साइमन का जो परीक्षण है उसके बाद जो है इसमें और चीज़ें आती हैं, जो उन्होंने IQ का फॉर्मूला दिया था टर्मन ने, वो कौन सा है आपका, आपका मानसिक स्वास्थ्य बटे जो सॉरी मानसिक आयु बटे जो वास्तविक आय इंटू 100, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। ठीक है, तो खैर छोड़िए, अभी के लिए जो है मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर आज का पसंद आया, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो भी नए व्यूअर्स आए हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।